क्या आज के समय में हमें ये मुद्दा उठाना चाहिए कि जो लड़कियां भाग कर जा रही हैं ना, उनकी शादी में माँ बाप की रजामंदी होनी चाहिए। क्या ये मुद्दा उठाना चाहिए या नहीं? आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। ये माँ बाप की इज्जत का सवाल है, उनके समाज में इज्जत का सवाल है, उनकी परवरिश पे उंगलियां उठती हैं। इसलिए मैंने कहा है, आप इसमें सहमत हैं या नहीं? हमारा टॉपिक रहेगा शिक्षण के उद्देश्य से आज स्टार्ट होगा, लेकिन इससे पहले थोड़े से एक टॉपिक पीछे रह चुका वो देखेंगे। फिर शिक्षण के स्तर, जो स्मृति स्तर जिसके जनक हैं, बौद्ध स्तर है, चिंतन स्तर इनके जनक हैं, इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। ये शिक्षण के जो उद्देश्य है, सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य, इनके जनक कौन है। फिर ब्लूम टैक्सोनॉमी जिसे ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक, क्रियात्मक, इनको डिटेल से फिर देखेंगे, इन सबको डिटेल से देखेंगे। तो सामाजिक अध्ययन के साथ सहसंबंध, सहसंबंध के उद्देश्य बता दे, सहसंबंध के प्रकार बता दिए नेक्स्ट पार्ट में, सहसंबंध की परिभाषाएं बता दी, सहसंबंध की विशेषताएं बता दी, सहसंबंध के जनक कौन है वो भी बता दिया नेक्स्ट पार्ट में, कौन कौन थे क्या था डिटेल से। अब स्टार्ट करते हैं विद्यालय के अन्य विषयों के साथ सहसंबंध। यहाँ हम पहले देखेंगे सामाजिक अध्ययन का इतिहास के साथ क्या सहसंबंध है। तो इतिहास सामाजिक अध्ययन एक ऐसा विषय है जिसकी विषय वस्तु विभिन्न विषयों से ग्रहण की जाती है। यह भी कह सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन में मानव और उसके समाज, व्यक्ति, पर्यावरण के संदर्भ में परस्पर संबंध, तात्कालीन घटनाएं, उन घटनाओं का मानव उसके पर्यावरण पर प्रभाव, समसामयिक मामले भी महत्वपूर्ण हैं। ये सभी जो विशेषताएं आप मैं बुक से बता रही हूँ। जो बीत गया वह अतीत है। अतीत की घटनाओं का प्रभाव मानव के आज पर पड़ता है। वर्तमान में किसी कार्य, क्षेत्र, घटना, तथ्य की स्थिति अतीत पर निर्भर करती है। जो पहले जो घटनाएं होती है ना, सामाजिक अध्ययन का इतिहास के साथ संबंधी होगा, क्योंकि सामाजिक अध्ययन ये क्या है, मानव के अंत संबंधों का अध्ययन है, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। तो मानवीय क्रिया अभी थोड़ी हुई है, कब जब से मानव बना है तब से हुई है। तो इन क्रियाओं के साथ इतिहास का क्या संबंध है? तो संबंध होगा कि सामाजिक अध्ययन में भी है। और संबंध जो पहले क्या हो, आज भी हम देखते हैं ना इतिहास में कि हमारे टाइम में जब हमारे दादा दादी से बातें सुनते हैं ना, तो हमारे टाइम में ये रीति रिवाज होते थे, हमारे टाइम में ऐसा खाना बनते थे। अब तो अब आटा जो है ना वो चक्की से पिसा हुआ खाते हैं, उस टाइम में हम पीस कर खाते थे। अब आपके यहाँ काम नहीं करती महिलाएं जो घर में रहती हैं। पहले घर महिला होती थी ना, कि हम दादी खुद कहती है, मैं खुद जाती थी खेतों पे काम करती थी तेरे दादाजी के साथ साथ में। यानी कि घर घर के लोग ही फैमिली होती थी ना, वो सारा कृषि कार्य करती थी। तो वो पहले समय था, अब नहीं है ऐसा। तो वो इतिहास हो गया। अब क्या है, अब यानी कि वो जो टेक्नोलॉजी आ गई है उसके साथ सब बदलाव हो गया ना। जब हम प्राचीन सभ्यताएं पढ़ते हैं तो सभ्यताओं के अंदर रहन सहन अलग था, खान पान अलग था, आर्थिक जीवन अलग था। उसके बाद हम मौर्य काल भी पढ़ते हैं, वैदिक काल भी पढ़ते हैं, जैन बौद्ध धर्म धीरे 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 विकास होता विकसित होता यहाँ आ गया जो मानव है। तो विद्यालय स्तर पर रूप में हम प्रकरण प्राचीन सभ्यताएं, विभिन्न राजवंशों का इतिहास पढ़ते हैं। उसी समय में मानव की परिस्थिति या परिस्थितियों से संघर्ष करने का तरीका, मानव व्यवहार में उसकी समझ, उसकी दर्शन से हमें ज्ञात होता है। तथा मगध ही यह भी पता चलता है कि उन परिस्थितियों का आज के संदर्भ में क्या महत्व है, कि जैसे प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष हमें आज भी खुदाई से प्राप्त होते हैं। राजस्थान में अभी जैसलमेर में एक खुदाई से प्राप्त हुई है कुछ जानकारी, जो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष वहाँ पर मिलते जुलते। अभी JCB आई है, पता नहीं किसकी, और हमें डिस्टर्ब कर रही है। मैंने बताया हुआ कल परसों के वीडियो में थोड़ा सा आपको मैप में भी कि मेरा घर कहाँ है, माई होम। तो मेरा घर है ना वो मेन दरवाजे पे है, मेन रोड पे। मेन रोड तो नहीं है, क्या गांव में कैसे होती गलियाँ होती है, गलियाँ, और उधर से भी गांव वाले आगे जाते हैं, और पीछे जो शहर से आते हैं ना वो सब जाते हैं, और शहर काम करने भी जाते हैं, तो वो भी सामने ही पड़ता है। तो उन सब की आवाज़ें क्या है, आपको डिस्टर्ब करती है। तो आएगी आवाज़ जिस तरह से घर। अभी नया मकान बनने जा रहा है, तो अब मैं जब नया मकान बनेगा वो भी शेयर करूँगी। और ये जो मकान था उसका 1 मिनट का वीडियो बनाया हुआ है मैंने कल परसों की वीडियो में, वो भी आपके साथ शेयर किया था कि मेरा मकान कैसा है, मैं क्या करती हूँ, स्टडी कैसे करती हूँ, वो भी शेयर किया हुआ है। अभी हमारे खेत में जब मकान बनेगा उसको भी बताऊंगी, कहाँ बन रहा है उसकी स्थिति भी आपके साथ जानकारी शेयर करूँगी। हमारे जब खेत पे मैं जाऊँगी तो सारा बताऊँगी डिटेल आपके साथ। और सामाजिक अध्ययन तथा नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र में प्रजातंत्र, समानता, नागरिकों के अधिकार, नैतिक मूल्यों, कर्तव्यों, विदेशी संबंध, विदेश नीतियाँ, उसका प्रभाव आदि शामिल है।
सामाजिक अध्ययन में क्या होगा, नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र में क्या, समानता, नागरिकों के अधिकार। अब भारत में नागरिकों के अधिकार क्या है, तो विदेशों में क्या है, नैतिक मूल्य, कर्तव्य क्या है। जब हम पढ़ते हैं ना मूल कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य, तो वो सब क्या है हमारे यहाँ। विदेशों से भारत के कैसे संबंध है, उन सब को जोड़ेंगे ना, और उन सब की जानकारी हम विद्यालय स्तर में विद्यार्थियों को देंगे। किसके साथ, सामाजिक अध्ययन के साथ जोड़ कर देंगे। स्टूडेंट जो हमारे क्लास में पढ़ते हैं ना, उसको कर्तव्यों के बारे में बताएंगे, विदेशी संबंध क्या क्या है हमारा। जैसे हमारे पड़ोसी राज्य देश है, यहाँ इधर से देखें श्रीलंका है, मालदीव है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, जो भी जितने भी हमारे पड़ोसी देश है, चीन है, तिब्बत है ना। तो उन सब के साथ हमारे जो रिलेशनशिप हैं, किस तरह से हमारा व्यापार होता है, किस तरह से हमारे जो भारतीय नागरिक वहाँ रहते हैं, वहाँ के नागरिक यहाँ आते हैं रिसर्च के लिए, राजदूत के लिए, तो वो सब जानकारी उसके साथ संबंध जोड़ के हम इतिहास में टीचर जो है तो होते हैं, हम खुद हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे जिस तरह से क्लास में पढ़ाएंगे। और अतः नागरिकता, उसकी समझ, नागरिक नियमों, कर्तव्यों की शिक्षा के लिए आदि के लिए विद्यालय स्तर पर सामाजिक अध्ययन में नागरिक शास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। और फिर सामाजिक अध्ययन व अर्थशास्त्र के साथ क्या संबंध है, तो जब हम अर्थशास्त्र पढ़ाते माध्यमिक स्तर पर, अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत समस्त आर्थिक क्रिया विषय के रूप में आती हैं। आर्थिक क्रिया जो हम उत्पादन कितना करते हैं, प्रोडक्ट जो होता है उसकी कितनी मात्रा है, उसकी आय क्या होगी, उसकी रेट क्या होगी, कितने प्रतिशत तक हमें जो लाभ है हानि वगैरह होगा, उस तरफ से। वर्तमान में जो बाजार है उसके अंदर किसकी मांग ज़्यादा है। जिस तरह अब बरसात ऋतु चल रही है ना, बरसात की ऋतु, अब किसकी मांग ज़्यादा होगी, अब हम देखेंगे तो हरी सब्जियां बहुत ज़्यादा आएगी। बाजरी होती है ना, बाजरी हमारे यहाँ राजस्थान में ज़्यादातर बाजरे के सोगरे ही खाते हैं, तो उसकी भी मांग ज़्यादा होगी तो वो मिलेगी, और हरी सब्जियां भी ज़्यादा होगी तो वो हमें मिलेगा। और इस समय में जो हमें नहीं मिलता वो क्या नहीं, घी नहीं मिलेगा, घी का बहुत ही वो कमी आ जाती है। और यहाँ इस समय में घी के दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि पता है आपको क्या है, राजस्थान में बादाम के लड्डू वगैरह बनाए जाते हैं और घी बहुत खरीदा जाता है। जो कहते हैं हंदाना वगैरह हमारे यहाँ कहते हैं, लड्डू वगैरह बनाते हैं, तो इस समय में उसकी मांग बढ़ जाएगी, सब्जियों की मांग घट जाएगी। मौसम के अनुसार होता है, सभी बरसात ऋतु में आती है ना, उस समय सब्जियों की जो रेट होती है बहुत हाई लेवल पे होती है। टमाटर प्याज आपको मिलते भी नहीं है, लेकिन अब सर्दियों में बहुत अच्छे मिलेंगे, और गर्मियों में तो 10-15 रुपये किलो मिल जाते हैं जो प्याज होता है। तो मांग, पूर्ति, आय, महंगाई आदि की मानवीय क्रियाओं पर प्रभाव परिणाम कार्य के संबंध में रूप में होते हैं। जैसे वस्तु विनियम, धन विनियमन के प्रभाव में मानवीय संबंध किस प्रकार प्रभावित होते हैं, सामाजिक अध्ययन बतलाता है कि जब दाम बढ़ते हैं, हम प्याज ले लेते हैं, गर्मियों के दिनों में प्याज आता है 10 रुपये किलो हम ले लेते हैं, वही प्याज जब हम बरसात ऋतु में बेचते हैं तो हम कितना मिलता है, 80 रुपये 100 रुपये किलो में हमें प्याज नहीं मिलते, फिर भी इतना महंगा होता है। तो उससे क्या होता है कि ना, मानवीय संबंध, मानव अपना जो लाभ कमाना चाहता है ना, किसान वगैरह, तो उस समय लाभ कमा सकता है, तो उस तरह मानवीय संबंध किस प्रकार प्रभावित होते हैं। तो अगर किसान तो खरीद के रख लेगा, आम जनता परेशान हो जाएगी ना, कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे जो इतने महंगे दामों में वो प्याज खरीदेंगे। कुछ दिनों पहले ऐसी घटनाएं भी हुई थी, टमाटर रोडों पे मिल रहे थे क्योंकि 2 रुपये 5 रुपये किलो मंडी में बिक रहे थे, तो टमाटरों के दाम भी घट गए थे, और कभी कभी दाम इतने 500 रुपये किलो तक भी चले जाते हैं। तो मानवीय जीवन बहुत ही प्रभावित होता है इससे। तो इससे क्या है, इसका भी संबंध समाज ही होगा ना, सामाजिक जीवन से। सामाजिक अध्ययन और गणित मेरा इतना टफ विषय है कि मैं आपको कैसे बताऊं, लेकिन गणितीय संक्रियाओं की समझ बालक को जोड़, बाकी गुणा भाग, लाभ हानि आदि का ज्ञान करवाती हैं। यह सब जब नियम, पहले की जो लोग थे ना उनको भी गणित आती है, और वो हिसाब इतना मिनटों में कर लेते जितना हमें नहीं होते, 80-20 कम, 20 में 30 कम, ऐसे पता नहीं किस तरह से करते हैं, तो उस तरह से करते हैं। उनको भी आती है गणित, जो होती है हमारी दैनिक जीवन में काम आने वाली गणित होती है। तो सब नियम ज्ञान अतीतों से आए हैं, अतीतों से आए हैं। बाट और मनकों के प्रमाण भी हमें मिले थे सिंधु घाटी सभ्यता से, उस समय भी ही था। तो उस समय समाज में क्या थी, तोलने की इकाई भी थी, जिसे हम कहते हैं माप तोल की इकाइयाँ भी थी, जो गणित के अनुसार थी। 16 बाट का बाट था, या 18 का ऐसा कोई बाट भी था, जिससे किलो के रूप में बांटा जाता था। और तालिका, तुलनात्मक अध्ययन, सारणी बनाना, गणित मूलभूत नियम जानकारी से ही संभव है। क्या वेदों की गणना जो होती है ना, वेद जो होते हैं, सॉरी वेदों की नहीं, राशियों की गणना वगैरह होती है, तो वो गणित के अनुसार ही तो होती है। 12 राशियाँ होती है ना, उसके अनुसार आपकी दैनिक राशिफल होता है। और सामाजिक अध्ययन में विभिन्न तथ्य, औसत, आयकर, बैंकिंग खाता, वही सामान्य परिचय गणित के साथ सहसंबंध होने के से संबंध है। और सामाजिक अध्ययन का दर्शन शास्त्र से क्या संबंध होगा,
दर्शन शास्त्र विभिन्न विचारकों जैसे भारतीय, पाश्चात्य, अरस्तु थे, प्लेटो थे, सब ने दर्शन शास्त्र का बताया हुआ है, आपको पता ही है। सब दर्शन शास्त्र से ही निकला हुआ है। राजनीति शास्त्र, सामाजिक अध्ययन देखो तो भी दर्शन शास्त्र का ही विषय था। और चिंतन, उस चिंतन के विचार, उपजे विचार, नियम, सिद्धांत एवं उसका संबंध समाज में स्थान व दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु है। इसके विचारों में चिंतन, चिंतन के पीछे उसके समाज और कार्यशील घटनाएं, तथ्य, परिस्थितियों का संबंध, सामाजिक अध्ययन की मूलभूत विषय वस्तु का भाग, मानव उसके पर्यावरण से संबंध का अध्ययन, मानव के दर्शन उत्पन्न एवं प्रभावित करता है। दर्शन में हम सुधारात्मक वगैरह देखें, कांट का कर्तव्य के लिए कर्तव्य, ये सब क्या उपयोगितावाद है ना, बेंथम वगैरह को जब हम पढ़ते हैं ना तो ये भी समाज से रिलेटेड ही है। सब कुछ समाज पर ही निर्भर है। समाज में ही जो दंड वगैरह का सिद्धांत है हम पढ़ते हैं। सामाजिक अध्ययन और मनोविज्ञान से भी संबंध है। वर्तमान में मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान। आज सुबह मैंने सुबह का वीडियो बनाया था साइकोलॉजी का, जो रीट में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है, फर्स्ट ग्रेड में भी है साइकोलॉजी, आपको पता ही होगा। तो उसके सिर्फ मैं एमसीक्यू लेके आ रही हूँ। जो फर्स्ट ग्रेड में मनोविज्ञान का अर्थ और परिभाषाओं से जो एमसीक्यू आए थे वो मैंने करवाए हैं। कल सुबह शायद वीडियो आएगा आपके पास जिसमें जो है ना व्यवहार का अर्थ है, परिभाषा है, उसके एमसीक्यू आएंगे जो 2023 में आए हुए हैं। सेकंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं ना, फर्स्ट यूनिट से जितने प्रश्न आएंगे वो मैं जब तक करवाऊंगी जब तक फर्स्ट यूनिट चलती रहेगी। एमसीक्यू जो पूरे एग्जाम में आए हुए हैं। बाद में हम सेकंड यूनिट लेंगे, रीट के अकॉर्डिंग भी चल रहे हैं। सेकंड ग्रेड में भी वही टॉपिक है और फर्स्ट ग्रेड में भी वो टॉपिक है। अगर रीट में होगा तो ऊपर ऊपर लेवल से एमसीक्यू आएंगे, सेकंड ग्रेड में तो थोड़ा सा डीप से आएगा। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल डीप से एमसीक्यू आएंगे, लेकिन टॉपिक वो का वही रहेगा। जिस तरह हम रीट में भी पढ़ते हैं ना, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तो क्या ये सेकंड ग्रेड में नहीं है? वो उसके अंदर भी है, सेकंड ग्रेड में, कांस्टेबल में भी है, और ये फर्स्ट ग्रेड में भी है टॉपिक, मगध जो महाजनपद है वगैरह है, मौर्य, गुप्त काल। लेकिन वहाँ थोड़े से डीपली एमसीक्यू आते हैं और यहाँ थोड़े से ऊपर से आएंगे, लेकिन एमसीक्यू जरूर आएंगे। तो ऐसा नहीं कर सकते कि हम उस टॉपिक को पूरा डिटेल से पढ़ लें, जहाँ भी आए प्रश्न हम हल कर ले। इसलिए मैंने सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म अभी नहीं पढ़ाया तो वो भी पढ़ाऊंगे। बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे तो आराम से हर एक एग्जाम हम क्लियर कर लेंगे। सामाजिक अध्ययन, मनोविज्ञान जिसे साइकोलॉजी कहता है, मानव किस प्रकार व्यवहार करता है। वर्तमान में जो मनोविज्ञान है ना वो व्यवहार का विज्ञान है। पहले मनोविज्ञान किसका था? आत्मा का विज्ञान था, फिर मन मस्तिष्क का था, फिर चेतना का विज्ञान हुआ, उसके बाद आया व्यवहार का विज्ञान। सबके जनक थे। जिस तरह से पहले जो आत्मा का विज्ञान था ना उसे वो अरस्तु है, प्लेटो वगैरह सब थे। उसके बाद जो मन विज्ञान आया, मन का विज्ञान जो पैम्पोलॉजी ने दिया था, और उसके बाद चेतना का विज्ञान आया। उस तरह से आपको ट्री से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप जितना पढ़ो ना उसके एमसीक्यू हल जरूर करना। साइकोलॉजी में कितने एमसीक्यू वापस रिपीट हुए हैं वो आप जब मैं एमसीक्यू करा रही हूँ ना तो वो देखना कितनी बार रिपीट हुए हैं वो एमसीक्यू। तो साइकोलॉजी में हम सिर्फ एमसीक्यू कराने की कोशिश करूंगी। मानव ने जो व्यवहार किया उसका मानव से, उसके व्यवहार से पर्यावरण के संबंध, सामाजिक अध्ययन बताता है। इन दोनों में अंत संबंधित विषय के रूप में समझा जाता है। तो इसकी व्याख्या मनोविज्ञान करता है, जिसके बाल विकास की भी व्यवस्था विशेषताएं बताई गई है इसके अंदर ही है ना, हम देखते हैं। और हमने देखा कि वो जो क्या कहते हैं, स्किनर का जो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद, ये सब क्या है, और नैतिक विकास, ये भी समाज की दृष्टि से तो है, सब समाज पर तो निर्भर है। बच्चा जब नैतिक विकास करता है, बचपन बाल विकास में देखते हैं बचपन में उसका कैसा होता है, सामाजिक कब बन जाता है बच्चा, जो किशोर होता है वो कैसा व्यवहार करता है, बालक कैसा व्यवहार करता है, किसके साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ, अपने विद्यालय में। तो ये सब क्या है, सामाजिक क्रिया ही है। तो मनोविज्ञान भी एक सामाजिक अध्ययन का भाग है। और सामाजिक अध्ययन, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन समाज पर ही है, क्योंकि राजनेता को हम चुन के भेजेंगे, फिर हम अपनी मांगों को लेके धरना दे देंगे, और उस जो मंत्री होगा, विधायक होगा, पार्षद होगा, उसको हमारी मांगे माननी पड़ेंगी। और मांगे कौन ले जाएगी? आम जनता। क्या लेके जाएगी? समाज के मुद्दे, है ना, समाज के मुद्दे होते हैं ना। उसको आजकल समाज का मुद्दा क्या है? आज का जो मुद्दा है ना वो मैं आपको समझा दूँ। सबसे बड़ा मुद्दा है लड़कियों का भाग जाना। मैं जहाँ भी सुनती हूँ ना मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है कि आपको 20 साल तक आपके माँ बाप आपको पालते हैं, बड़ा करते हैं, आपको शिक्षा देते हैं, एजुकेशन देते हैं, उस लेवल तक ले जाते हैं जहाँ आप अपनी लाइफ को सेटल कर लो, और वहाँ जाके आप ऐसा निर्णय कर लेते हो कि आप अपने माँ बाप को ही भूल जाते हो। 2-3 दिन से यूट्यूब पे एक वायरल वीडियो चल रही है,
वो अपनी माँ को नहीं पहचान रही है, पापा को नहीं पहचान रही, माँ रो रही है ना ज़ोर ज़ोर से, तो एक माँ का दिल होता है ना वो पिघल जाता है। इसलिए कह रही हूँ आजकल जो भी कानून, जो भी मंत्री बनता है ना, उसको माँ बाप या पेरेंट्स को ये नियम उठाना चाहिए या आवाज़ उठा दे, अपना मुद्दा उठा दे कि एक ऐसा कानून बनना चाहिए, ऐसा विधेयक आना चाहिए जिससे माँ बापों की रजामंदी हो। अपने जो उसके पेरेंट्स होते हैं ना, जिस तरह स्कूल में कि आप उसके पेरेंट्स के बिना उसको एडमिशन भी नहीं देते, हॉस्पिटल में भी उसको पेरेंट्स से या उसके साथ वाले के साथ एडमिशन नहीं देते, उसी तरह से जब लड़की भाग जाती है तो पुलिस उसे प्रोटेक्ट कर देती है ना, प्रोटेक्ट कर। लड़का कभी भी अपने माँ बाप को छोड़ के नहीं जाता, लड़का हमेशा उस लड़की को लेके भी अपने माँ बाप के पास जाएगा, वो रोएगा चिल्लाएगा किस तरह से भी होगा, लेकिन अपने माँ बाप को मना लेगा। क्या लड़कियां नहीं मना सकती अपने माँ बाप को? क्या वो इंतजार नहीं कर सकती? क्या वो ऐसे अपने माँ बाप को रास्ते पे छोड़ दे जाती हैं जिस तरह से उसे समाज इतना बेइज्जत करता है, उतना बेइज्जत करता है कि उसको कहीं कहीं मैंने देखा है कि वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन पे ये लड़कियां जो जिम्मेदार होती हैं, उनका बचपना होता है, उनको पता नहीं होता है, तो उनके लिए उनकी जवाबदेही उनके माता पिता की रजामंदी होना जरूरी है। जब लड़की तलाक लेने जाती है ना, तब भी उसको 6 महीने का वक्त दिया जाता है और कहा जाता है कि आप दोनों साथ में रहो, फिर नहीं होगा तो हम करेंगे। तो कानून इसके साथ तो सब कुछ करता है, लेकिन इसके साथ क्यों नहीं करता? उन माँ बाप की क्यों नहीं सुनता जो दिन रात रोते रहते हैं? बेटियाँ आती हैं लेकिन वो गवाही दे के चली जाती है। तो ऐसा कानून होना चाहिए जिससे समाज की जो माँ बाप होते हैं ना, या उसको ताने मिलने बंद हो जाए, उनके तानों से वो तंग आ चुके होते हैं माँ बाप। तो मैं तो आपकी जो भाई बहन जो भी हैं, मेरा जो वीडियो देख रहे हैं ना, आपको पता है मैं जिस समाज में रहती हूँ, ये चूड़ियाँ आपको दिख रही होगी ना, मेरे फ़ोन की वीडियो की क्लियरिटी अच्छी नहीं है ना, इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा। ये जो मैंने चूड़ियाँ पहनी है ना, हमारे यहाँ क्या हुआ, डेथ हो चुकी है। तो जिसकी डेथ हो चुकी होती है ना, हम वाइट कलर की और हरे यहाँ पर भी हरे रंग की या जामुनी कलर की चूड़ियाँ पहनते हैं। वर्तमान में हम ऐसी चुनरी ओढ़ते हैं, ये मेरे अभी भी ओढ़ी हुई है चुनरी और ऐसी चूड़ियाँ। तो हम समाज के रीति रिवाज थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं काली ओढ़नी भी ओढ़ते हैं। जब बड़ी डेथ हो जाती है ना, तो हम काले काले रंग के भी ओढ़ते हैं। तो जो रीति रिवाज या परंपरा होती है ना, उसके साथ चलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर आप परिवार में रह रहे हो, समाज में रह रहे हो, तो समाज के अनुसार चलना पड़ता है। अगर हम थोड़ा सा भी रीति रिवाज, तो चलो कुछ का तोड़ देना, तो हमारी तरफ अंगुली की जाती है। हम आवाज़ उठाते हैं, लेकिन बड़े बुजुर्ग बैठे होते हैं ना, उनकी लिहाज भी रखनी पड़ती है। वो क्या सोचेंगे कि आजकल के आ गए बच्चे पढ़ने, तो उनके दिल को ठेस ना पहुँचे। वैसे अभी अभी जो हमारी परंपराएं थी ना, वो कम होती जा रही है। हम मोमेडियन हैं, फिर भी ऐसी चूड़ियाँ पहनते हैं। मैं मोमेडियन हूँ, हमारे यहाँ राजपूती सूट पहनते हैं और ये सब घूंघट वगैरह सब पड़ता है। एक दिन जब ये चूड़ियाँ वगैरह सब उतर जाएगी, सब होगा ना, तब मैं आपके सामने, मैं चाहती हूँ कि मैं आपके सामने आऊँ, लेकिन कुछ ऐसी पोजीशन लेके आऊँ ना, तो फिर कुछ बात करने का भी बात हो जाए। लेकिन अभी तक नहीं आई। मैं आऊँगी जब मेरी बहुत बड़ी खुशी हो जाएगी ना, तब मैं आऊँगी। अभी नहीं आ सकती। कुछ मेरा सेलेक्ट हो जाए या ना, कुछ मेरा भी लेवल हो जाए, मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ। तो बस मैं तो यही चाहती हूँ कि उन लड़कियों को सद्बुद्धि दे जो अपने माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला रही है। फिर यही लड़कियाँ रोती फिरती हमें गलियों में सड़कों पे मिलेगी भीख मांगती हुई। तो उनको लड़कियों को सोचना चाहिए कि मैं कौन सा डिसीजन ले रही हूँ। क्या ये गारंटी थोड़ी ना, काफ़ी लड़कियों की मार दी जाता है, लड़कियों को मार दिया जाता है, बेच भी दिया जाता है, और फिर अत्याचार होते हैं। फिर कहते हैं तू तो भाग कर आई है, यानी कि सुपर ताने भी सुनने पड़ेंगे। मेरी बहन हो, ताने सुनने पड़ेंगे। इससे अच्छा है कि आप सोच समझ कर डिसीजन लें। और माँ बाप जो डिसीजन लेते हैं ना अपने बच्चों के लिए, बहुत अच्छा ही लेते हैं वो। उसकी अगर छत छाया है ना, तब तक हम आबाद हैं। जब तक माँ बाप हमारे साए, माँ बाप के साए में हम हैं। जब तक माँ बाप नहीं होंगे ना, फिर एहसास होगा कि हम कितने अकेले और हमारा कोई नहीं नज़र आ रहा। इसलिए मुझे तो लगता है कानून बनाना चाहिए। और ये था जो नागरिक कानून वगैरह बनाना सब है। सुशासन, भागीदारी, उत्तम नागरिकता, शिक्षा, सामाजिक अध्ययन की शिक्षा में महत्वपूर्ण लक्ष्य है। फिर भूगोल तो हमें पता ही है, प्रकृति से हमें क्या नहीं मिलता, क्या नहीं करते। नदियाँ, झीलें, तालाब, पहाड़ों से माई से चल रही हैं, जैसे परिवार चल रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जलवायु, वातावरण, वर्षा, ये सभी हो गया ना। भूगोल तो हम आराम से समझ सकते हैं, जो प्रकृति के साथ हमारा संबंध है। फिर राजनीतिक विज्ञान, वही पॉलिटी, राजनीति और राजनीति पर उतार चढ़ाव, मानव समाज में सामाजिक
पॉलिटी एक ऐसा विषय, सबसे गंदी चीज़ है पॉलिटी, सबसे गंदी चीज़। जब इलेक्शन आता है तो राजनेता मिलने आ जाते हैं, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। जब इलेक्शन चला जाता है, सीट मिल जाती है, फिर वो गांव का दर्शन भी नहीं करेंगे। तो आपको भी सोच समझ के अपना विधायक है, अपना नेता चुनना, जो हमारे शिक्षा में हमारे शिक्षा के लिए कार्य कर सके, हमारी सड़कों के लिए कार्य कर सके, हमारे ग्रामीण विकास के लिए कार्य कर सके, हमारी जीवन शैली में सुधार ला सके। देख समझ कर ही चुनना चाहिए हमें, जो भी चुनना है। कोई भी हो, यहाँ जातिवाद से आप पीछे रह जाओगे, जातिवाद नहीं करना है और पढ़े लिखे को चुनना है। हमारा मुद्दा जो आगे विधानसभा या लोकसभा तक ले जाए, ऐसा रखना है। जिस तरह मैंने मुद्दा अभी बताया आपको कि ये जो भाग के जा रही है, इनके लिए कानून या कोई नियम बनना चाहिए, माँ बापों की रजामंदी होनी चाहिए। उसी तरह से सामाजिक अध्ययन के मोर मुख्य उद्देश्यों में राष्ट्र की भावना का विकास, नागरिक और उसकी शिक्षा को विकास में सहायक है। एक आप बच्चा अगर समझदार होगा तो वो अपना परिवार, एक लड़की समझदार हो जाएगी तो उसका परिवार समझदार हो जाएगा, पूरा परिवार हो जाएगा तो पूरा समाज हो जाएगा। क्यों, समाज उसे देखेगा ना तो हो जाएगा। और एक समाज हो जाएगा तो धीरे धीरे जाएंगे तो हम प्रांत है, जिला है, सब जगह ये बातें फैलती रहती हैं। अब है सामाजिक अध्ययन, भाषा साहित्य। भाषा तो हर 1 किलोमीटर पे चेंज होती रहती है। देखो, छात्रों के अनुशासन का विकास करना चाहिए, छात्र परिषद। भाषा साहित्य में वही घटनाएं या विचार स्थान लेते हैं जो उस समाज से गतिशील होते हैं, अर्थात साहित्य समाज में विषय वस्तु ग्रहण करता है और समाज के हित के लिए ही लिखा जाता है। तो साहित्य घटना क्या होते हैं, राजा महाराजा के दरबार में होते थे ना साहित्य का, तो वहाँ की जो घटनाएं, रहन सहन, राजनीतिक, आर्थिक जीवन सब लिखते थे। जिस तरह आईनी अकबर में हम देखते हैं, आईनी अकबरी में देखते हैं, पद्मावत में देखते हैं कि पद्मावती सिंहलदीप की राजकुमारी थी। हम देखते हैं ना पृथ्वीराज राठौड़ में, पृथ्वीराज राठौड़ की स्टोरियाँ हैं। जिस तरह से चंद्रवरदाई, हर एक जो भी थी ना, ये समाज को देख कर ही लिखा जाता है, तो समाज के हित के लिए लिखा जाता है। अतीत में दबे बे पाँव मोहनजोदड़ो, ये जो लिखा है ना, हमें अतीत में दबे पाँव जो मोहनजोदड़ो हिंदी साहित्य में पाठ की तत्कालीन सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी करवाता है। साहित्य व सामाजिक जीवन के दो भिन्न नहीं संबंधित विषय हैं, ये संबंधित विषय हैं। और